चलो, यहां तक का डिस्कशन आप कर चुके हो। H2O2 का स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, भी ध्यान से सुनो। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपसे कल भी बोला था कि H2O2 कौन सा कंपाउंड है, हाईली अनस्टेबल। उसकी वजह क्या है? दैट इज लोन पेयर रिपल्शन ऑफ द ओ ओ के बीच में लोन पेयर रिपल्शन हो रहे हैं। तो बड़ी सिंपल सी लाइन है पहले वाली, इट डिकम्पोजेस ऑन स्टैंडिंग एंड हीटिंग। पड़ा पड़ा ही टूटता रहेगा ये, और ये इक्वेशन लिखी हुई है उसने। अब एक छोटी सी बात और सीख लो, अगर MnO2 आ जाए इस जगह पे, कार्बन आ जाए, अगर कोई बेस पड़े हो, एसिड नेचर कहना है इसीलिए, इन ग्लास कंटेनर और फाइनली डिवाइडेड मेटल्स लाइक प्लेटिनम, गोल्ड, एजी और नोबल मेटल्स टाइप जो भी हैं, इसके डिकम्पोजिशन को एक्सेलरेट करते हैं। MnO2, कार्बन, बेस, प्लेटिनम, गोल्ड, एजी, इसके डिकम्पोजिशन को एक्सेलरेट कर रहे हैं। डस्ट पार्टिकल्स, सनलाइट एंड रफ सरफेस एरिया ऑल्सो, तो वहां डस्ट लिख दो, सारे कैटलाइज करेंगे इसके डिकम्पोजिशन को। क्लियर है? रफ सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया बढ़ चुका है। क्लियर है? लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होएगा क्योंकि वो भी कैटलिस्ट का काम कर रही है। ये सारे के सारे इसके डिकम्पोजिशन को प्रमोट कर रहे हैं। और वैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, जो H2O2 है ना, उसमें ओ के बीच में सिंगल लोन पे रिपल्शन है, और वो बॉन्ड ब्रेक को क्या करेगा? इजी कर देगा। बोलो भाई। नंबर 2, अगर इसको स्टोर करना है तो प्योर एल्यूमिनियम और स्टोन जार, या तो एल्यूमिनियम के जार्स हो, या तो एल्यूमिनियम के जार्स हो, या फिर स्टोन के जार्स हो, उसके अंदर H2O2 को स्टोर किया जा सकता है। एल्यूमिनियम पे तो पता है क्या हो जाएगा, आपको पी ब्लॉक एलिमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां Al2O3 की एक पैसिव लेयर बन जाएगी। तो आप इजीली H2O2 को स्टोर कर सकते हो किसमें? इन द एल्यूमिनियम जार्स। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर स्टोर्ड दीज डेज इन पॉलीथीन। पॉलीथीन तो और भी बढ़िया तरीका हो गया। क्लियर है भाई? तो बार बार कह रहा हूं H2O2 अनस्टेबल है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अनस्टेबिलिटी ऑफ द H2O2? वेरी सिंपल, लोन पे रिपल्शंस। और अगर लाइट हो, डस्ट हो, सरफेस एरिया रफ हो, नोबल मेटल्स हो, एसिड नेचर का है, बेस आ जाए, तो इस सारे के सारे इसको क्या करेंगे? डिकम्पोज करेंगे। अगर इसको स्टोर करना चाहते हो एल्यूमिनियम के कंटेनर में, स्टोन में या पॉलीथीन में, तो ये वाला सारा के सारा अब आपको यहां लिखवा दिया गया है। इसको देखकर आप काम चला सकते हो अपना। ब्लीचिंग एक्शन ऑलरेडी कईयों बार लिखा जा चुका है। H2O2 आपको पता है ब्लीचिंग एक्शन का जो परमानेंट ब्लीचिंग है, दैट इज ड्यू टू नेसेंट ऑक्सीजन, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ब्लीच करता है तो सिल्क होगी, हेयर को, इस सारे ब्लीच करता है, लेकिन ये कब काम की बात नहीं रही। इतना इतना समझ लो बस, ये इसका ब्लीचिंग एक्शन हो गया है। और आपको पहले से बताता आ रहा हूं कि आपका पास जो H2O2 है, जो H2O2 है, ये डाई बेसिक एसिड है। मोलिकुलर वेट अगर 34 है तो इसका इक्विवेलेंट वेट 34/2 17 है। इसको अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली आयोनाइज करो, H प्लस HO2 माइनस, HO2 माइनस H प्लस O2 माइनस 2, ये इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट K1 K2 हो जाएगा। हाँ भाई, सो रहे हो क्या? नील बट्टे सन्नाटा आवाज है, कोई हाँ ना में जवाब तो दे दो। मुझे लग रहा है मैं अकेला ही क्लास में हूं। तो आपको पता चला H2O2 अनस्टेबल है क्योंकि लोन पे रिपल्शन है। क्लियर? लाइट हो, रफ सरफेस एरिया हो, डस्ट हो, नोबल मेटल्स हो, एसिड नेचर का है, बेस हो, इसको डिकम्पोजिशन को बढ़ा देंगे। पॉलीथीन में, एल्यूमिनियम में, स्टोन जार में इसको स्टोर कर सकते हो। नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। ये सारा के सारा पैराग्राफ जितना था वो सारा इस बोर्ड पे आ गया है।
चलो जी, अब आपको पता है चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, चैप्टर का नाम था रेडोक्स। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर नीदर मैक्सिमम नोर मिनिमम हो, क्लियर, वेरी गुड, क्लियर, दैट वर्क्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों काम करता है। और ये भाई साहब दोनों काम करते भी हैं। कौन? H2O2। H2O2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना बच्चे, वो नीदर मैक्सिमम नोर मिनिमम है, ना तो मैक्सिमम रीच कर पा रहा है ना मिनिमम रीच कर पा रहा है। दैट्स व्हाई इट वर्क्स एज बोथ, ये दोनों के तरीके से काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग भी। और ये पेपर में ना ढेरों बार पता है क्या होता है, एग्जाम वाले को ना इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिलता है, रेडोक्स चैप्टर प्लस हाइड्रोजन। वो कह रहा है यार एक तीर से दो निशाने कर लो। एक तीर से दो निशाने क्या हो जाएंगे? एक तीर से दो निशाने क्या हो जाएंगे कि उसको इसका रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछने से जो रेडोक्स चैप्टर है उसका क्वेश्चन भी साथ साथ हो जाएगा। तो इसलिए इसको फोकस करके रखो, इट वर्क्स एज बोथ, दोनों काम कर रहा है ये। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, वीक रिड्यूसिंग, इट इज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एसिडिक एंड एल्कलाइन। इसको बार बार लिखने की नीड नहीं होती बच्चे, जब ऑक्सीडेंट बोल दिया रिडक्टेंट बोल दिया तो दोनों काम कर रहा है। अब देखो ना, एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना समझते हो आप लोग? इलेक्ट्रोनेशन मतलब रिडक्शन। रिडक्शन अगर खुद का रिडक्शन हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चेक करना चाहते हो तो कर लो। ये मैंने H2O2 लिखा, या फिर मैंने H2O2 लिखा, यहां मैंने इसको दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा दिए, यहां भी मैंने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा दिए। मीडियम क्या था? एसिडिक। मीडियम कैसा चल रहा है? बेसिक। क्लियर। तो यहां खुद को ये वाटर में बदल गया। अगर फिर भी समझ ना आए तो एक बार ना H2O2 को तोड़ के देख लिया करो। दो H+ मिलेंगे ना इसको जो, और दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये दोनों एक्सेप्ट करेगा ये, और दो H जो बनेंगे वो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देंगे? वाटर। क्लियर ना? और सेम यहां किया करो, जो HOOH है, होमोलाइसिस हुआ और दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गया? दो हाइड्रोक्साइड। और जहां दो हाइड्रोक्साइड बनाओ इमीडिएटली बोल दो बेसिक मीडियम है। जहां दो हाइड्रोक्साइड बनाओ इमीडिएटली बोल दो बेसिक मीडियम है। अगर आप इसको वापस समझना चाहते हो तो मैं रब करके समझा सकता हूं। चलो सब शांत है, इसका मतलब उनको समझ में आ गया। चलो अब जो मैं बात बता रहा हूं ध्यान से सुन लेना। स्टेनस को स्टेनिक में, प्लम्बस को प्लम्बिक में, फेरस को फेरिक में, आयोडाइड को आयोडीन में, सल्फाइड को सल्फर में। ये सारे काम कौन करता है? H2O2 कर सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन 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 ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो यही लिखा हुआ है, फेरस को फेरिक में, +2 को +4 में। क्लियर। PbS ब्लैक कलर का कंपाउंड है, PbS। अगर उसको H2O2 दे दो तो ये व्हाइट PbSO4 बना लेगा, व्हाइट PbSO4 बना लेगा ये। और फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं थोड़ा सा फोकस करना, -1 चेंज टू -2, इटसेल्फ क्या हो गया? इटसेल्फ क्या हो गया? रिड्यूस। इटसेल्फ रिड्यूस होना मतलब समझते हो? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थोड़ी बहुत कमी अगर कहीं रेडोक्स चैप्टर में रही हो तो यहां की पूरी हो जाएगी वो। किसी को ये सारा बोर्ड रब करके वापस समझना हो तो मैं तैयार हूं, बोलो। फेरस फेरिक, PbS PbSO4, फेरस फेरिक, Mn+2 Mn+4, कुछ खास तो कर ही नहीं रहा। और इससे पता चल रहा है अगर मैग्नस मैग्निक में बदल रहा है तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेंट का काम ही तो कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही तो कर रहा है। लो जी, अब हमें रिड्यूसिंग एक्शन इन एल्कली मतलब चेंज हो गया। अब यहां KMnO4 है, ये H2O2 है। KMnO4 इटसेल्फ +2 में चेंज हो गया, KMnO4 इटसेल्फ Mn+2 में बदल गया। HOCl इटसेल्फ, यहां से HOCl चेक करो, HOCl भी अनस्टेबल है। चैप्टर का नाम P ब्लॉक 17 ग्रुप। H2O2 भी अनस्टेबल है, और दोनों ठीक ठाक से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों ठीक ठाक से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जब इन दोनों को इकट्ठा रखोगे, ये देखो ना, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये H2O2,
तो जब वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी के सामने पड़ा हो तो सामने वाले का बिहेवियर कैसा हो गया, रिड्यूसिंग। तो ये वेरी गुड ऑक्सीडेंट है, इग्नोर नहीं करना होता ऐसी बातों को। तो ये सामने वाला अपने आप ही क्या बन जाएगा, रिडक्टेंट। सुन समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं तक में। और इसमें आपका आयोडीन आयोडाइड में, KMnO4+4 में, यहाँ KMnO4 एसिडिक मीडियम में एज यूजुअल जैसी उसकी आदत है, आपने ढेरों टाइट्रेशंस की है मेरे साथ, जब भी KMnO4 एसिडिक मीडियम में होएगा, क्लियर, तो अपने आप को n फैक्टर 5 के चेंज के साथ Mn+2 में बदलता है। तो नथिंग इज न्यू, कुछ आपको नया मिलेगा नहीं, बस एक हल्का हल्का सा आइडिया लेते रहो कि अगर वो ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, if the H2O2 works as oxidant, then it can change ferrous to ferric, PbS to PbSO4, ferrous to ferric, and Mn+2 to Mn+3 if it works as reducing agent. KMnO4 acidic medium +2, if KMnO4 in basic medium Mn+4, याद करो ये भी तुम्हें याद ही होएगा वैसे। बेसिक मीडियम में KMnO4 की हरकत क्या होती है, Mn+4 में कन्वर्ट होना। और डेल्टा ON, अगर रेडॉक्स चैप्टर थोड़ा बहुत भी क्लियर है तो आप कहीं भी इसमें दिक्कत करोगे ही नहीं। बोलो जी। और जब HOCl की रिएक्शन आए तो थोड़ा सा वहां आपको अपने दिमाग पे फोकस करना है। HOCl इन पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 17, वेरी गुड ऑक्सीडेंट, तो उसके सामने जो भी रखोगे वो रिडक्टेंट बन जाएगा। और KMnO4 इटसेल्फ वेरी गुड ऑक्सीडेंट, तो उसके सामने जो भी रखोगे वो रिडक्टेंट बन जाएगा। KMnO4 की ताकत और H2O2 की ताकत में तो बहुत बड़ा फर्क है ना बच्चे। KMnO4 की पावर में और H2O2 की पावर में तो ऑक्सीडाइजिंग में बड़ा फर्क है ना। जो KMnO4 इट्स वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो H2O2 बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग। ठीक है जी, ये इसके यूजेस वगैरह रहेंगे। दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपके दिमाग में है, H2O2 एंड हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है जी, तो अब हम शुरू करें हाइड्रोजन के बारे में जानना। बोलो जी। लाइटेस्ट प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर, पहली बात किसने बनाया, नो नीड, इन बातों की अब नीड नहीं है कोई भी। H2O का मीन क्या है, आपको कोई मतलब नहीं इस मतलब से ना, सिंपल ध्यान करो। लाइटेस्ट प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर, जाइंट प्लैनेट्स लाइक जुपिटर सैटर्न कंसिस्ट ऑफ मोस्टली हाइड्रोजन। कुल मिलाकर ये पहला स्टेटमेंट कभी कभी काम आ सकता है, बस ये फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी। नंबर 2, पोजीशन क्या है, तो मैं यहां लिख के बताता हूं। इन भाई साहब की कुछ आदतें फर्स्ट से मिलती हैं, इन भाई साहब की कुछ आदतें सेवंथ से मिलती हैं, इन भाई साहब की इक्का दुक्का आदतें कार्बन पर्टिकुलर से भी मिलती हैं। फर्स्ट से इनका क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस NS1, 1s1 नोबेल गैस NS1, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और सेवंथ से क्या मिलता है, ये 1s1 है और ये जितने भी हैं ये NS2 NP5 है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो Ng नोबेल गैस बनेगा, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन खाएगा तो ये भी हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। और कार्बन के साथ में इसकी अप्रोक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैच करती है। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, दोनों के दोनों नॉन मेटल है। तो फर्स्ट के बारे में जब आप बात करोगे तो और क्या बोलेगा कि मान लो आपके पास HCl है, इधर आपके पास NaCl है, तो H भी कटायन बनाता है, Na भी कटायन बनाता है। जब सेवंथ में आओगे ना तो पता क्या कहोगे, LiCl है, LiH है, LiCl है, तो यहां H मेटल के साथ माइनस बना रहा है, Cl भी माइनस बना रहा है। ये सिमिलरिटी मतलब H माइनस भी बना सकता है, प्लस भी बना सकता है, H प्लस भी बना सकता है, माइनस भी बना सकता है। देखो अब इसको पढ़ने की नीड आपको रहेगी नहीं, क्लियर, इसको पढ़ने की नीड रहेगी नहीं क्योंकि मैंने साइड में लिख दिया, क्लियर। ये कह रहा है कि दोनों में कुछ डिफरेंस भी रहेंगे,
तो इस पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन मैंने यहां लिख दिया बोर्ड पे। एल्कली मेटल्स, एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ ये लिखा गया है। कूल रह के सुनोगे ना तो सीक्वेंस में फिंगर टिप्स पे सारी बातें आ जाएंगी। वो प्लस है, ये भी प्लस है, उनके भी ऑक्साइड हैलाइड सल्फाइड वगैरह बनते हैं, इसके भी बनते हैं। अगर पीछे जाके लिखना चाहोगे तो जैसे H2S है वैसे Na2S है, जैसे H2O है वैसे आपके पास Na2O है। तो इनके भी सल्फाइड हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड सब है, वैसे फर्स्ट वालों के भी हैं। गुड रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट वाले तो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। चैप्टर का नाम रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिनके ई नोट है ही जबरदस्त माइनस। क्लियर ना। और हाइड्रोजन के बारे में तो कोई कोई डाउट है ही नहीं, हाइड्रोजन के बारे में तो कोई डाउट है ही नहीं। हाइड्रोजन इन माइनस फॉर्म, हाइड्रोजन इन प्लस फॉर्म, हाइड्रोजन इन न्यूट्रल फॉर्म, सभी जगह ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बच्चे, जिंक HCl, पीटीपीडी निकल, सब जगह पे ये अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है। और फर्स्ट वाले तो अनडाउटली क्या है, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है ही। क्या आप सो रहे हैं? वेरी गुड, ये तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अब मैं 7th ए के साथ आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन नोबेल कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा ना आपको, लिख मैंने सब दिया, रिवीजन दो दो बार हो जाएगा टॉपिक। एक इलेक्ट्रॉन कम है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन से, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन कम है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। ये भी एनायन बनाते हैं, हाँ जी, ये देखो लिथियम हाइड्राइड बनता है तो लिथियम का क्लोराइड भी बनता है, सोडियम का हाइड्राइड बनता है तो सोडियम का क्लोराइड भी बनता है, फ्लोराइड भी बनता है। तो ये कंपैरिजन चल रहा है दोनों में, ये देखो क्लियर। अब उसने कहा फॉर्म कंपाउंड विद कार्बन लाइक CH4, वो भी क्या बना रहे हैं, CCl4। और एक छोटी सी बात और अलग से है, उसको मैं लिख देता हूं कि जो सेवेंथ वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी है, 7th ए हेलोजेंस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, उसका रेंज अप्रोक्सीमेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन से कर रहा है, उसका रेंज। तो एक अलग से प्रॉपर्टी उसने बता दी है बस। अब पता क्या कहेगा, सिमिलरिटी तो तुम्हें बता दी है, अब डिससिमिलरिटीज। अब इसका ट्रिक बताऊं, जो तुम्हारे पास फर्स्ट ए वाले उनकी सिमिलरिटी 7th ए वालों के साथ क्या हो गई, इसकी डिससिमिलरिटी। देखो ना, फर्स्ट ए वाले कौन है, मेटल, लेकिन हाइड्रोजन खुद कौन है, नॉन मेटल। फर्स्ट वाले कभी भी मोनोएटमिक फॉर्म में टिकेंगे, डायटमिक नहीं बनाते ना। कभी तुमने देखा Li2 Na2 Na2 K2 Cesium2, जबकि हेलोजेंस क्या बना रहे होते हैं, F2 Cl2 Br2 I2 एक्सेट्रा। क्लियर ना। तो ये इसकी डिसिमिलरिटीज हो जाएंगी। देखो हाइड्रोजन इज कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव व्हाइल फर्स्ट ए आर मोर। क्लियर। हेलोजेंस एल्कली, हाइड्रोजन कंटेन्स 1 प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन तो बेचारा सिंगल प्रोटॉन वाला सिस्टम है, 1s1, एंड न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं। बाकी सबके अंदर क्या मिलता है, न्यूट्रॉन। कमियां तो और ढेरों निकाल दो, लेकिन जो काम की बात थी वो इस टेबल में आ गई सारी की सारी, कि हाइड्रोजन का नेचर फर्स्ट से 7th से कुछ कुछ कार्बन से मिलता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन आज भी इसकी पता नहीं है। अब देखो जो जो पेजेस थे आपके पास, ये वाला पेज हाइड्रोजन लाइटेस्ट है, प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर है। फिर फर्स्ट से 7th से कार्बन से सिमिलरिटीज हैं। क्लियर, बस बात खत्म है। अब मुझे इसके प्रिपरेशन पे जाना है, इसका भी फ्लो डायग्राम बना दूंगा, कम से कम 2-3 बार आप पढ़ना पहले इसको ना। देखो जिनके भी ई नोट, क्या शुरू हो गया बच्चे, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन। क्या शुरू हो गया, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन। तो पहले मुझे वोटर से बनाना है, इसको भी ऐसे लिखता हूं मैं, सुनो। वोटर के आपके पास 3 फॉर्म, वोटर कोल्ड, वोटर हॉट, वोटर स्टीम। कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट कर लेगा, जो वेरी रिएक्टिव मेटल हो। मैं फिर आपको लेके जाना चाहूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हमारे रेडॉक्स चैप्टर में। यहां वेरी रिएक्टिव की जगह थोड़ा सा रिएक्टिव चलेगा, और यहां लेस रिएक्टिव
बट जितने भी तुम्हारे पास मेटल्स हों, जितने भी तुम्हारे पास मेटल्स हों, जितने भी तुम्हारे पास मेटल्स हों, सबका ई नोट गारंटीड माइनस होना चाहिए। अगर याद ना आए तो मैं याद करवा देता हूं। those metals which have E note negative, those metals which have E note negative can react with dilute acids and liberates the hydrogen gas। बच्चे स्मार्ट हैं, याद भी है बच्चों को ये सब बातें, इसलिए बार बार बोलता रहता हूं कि थोड़ा सा ना, एक तो सुना करो, एक पुराने के साथ कनेक्शन बना के रखा करो। ये नहीं करा सारा चैप्टर याद हो, किसी को नहीं याद हो सकता एक साथ सारा चैप्टर, लेकिन आगे कनेक्टिविटी बना के रखो, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। तो अगर आपको रेडॉक्स चैप्टर की थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो यहां सारी इकट्ठी हो जाएगी। वेरी रिएक्टिव में आपने क्या क्या ले लिया है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लियर है? NaK, इसको पढ़ने की नीड नहीं बची अब, इसको भी पढ़ने की नीड नहीं बची अब। इसमें एक लाइन लिखिए, बता दूंगा अभी आपको मैं, क्लियर? बॉइलिंग वाटर मतलब हॉट वाटर, ZnMgAl, ZnMgAl, ठीक है जी। और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यहां आपको हॉट वाटर स्टीम के साथ FeNi टिन, बस एक चेक करना, ये जो मेटल्स आप ले रहे हो इस जगह पे, बस इनके जो ई नोट है धीरे धीरे लेस नेगेटिव होते जा रहे हैं। ये मोर नेगेटिव है, ये थोड़ा सा लेस, ये लीस्ट नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला कोई नहीं इनके अंदर, पॉजिटिव वाला ये हरकत कर भी नहीं सकता। कॉपर प्लस HCl, नो रिएक्शन। रिएक्शन होगी कोई और तरीके से हो सकती है, बट इतना श्योर है कि हाइड्रोजन लिबरेशन का फंडामेंटल तो भूल ही जाओ। तो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, वेरी रिएक्टिव, कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेगा। अब होता पता है क्या बच्चे, Na इज वेरी रिएक्टिव मेटल, तो इसका ना अमलगम बना लेते हैं हम लोग। एक तो ये लाइट भी है, हल्का भी है, डेंसिटी भी कम है, ये ना पानी की सरफेस पे फ्लोट करता रहेगा, तो इसके साथ मरकरी मिलाकर इसको हैवी बना लेते हैं हम लोग। सोडियम अकेला लाइट एलिमेंट है, तो अब इसकी रिएक्शन की विग्रस, रिएक्शन का विग्रस फॉर्म, रिएक्शन का जो ड्रास्टिक फॉर्म है, वेरी स्पीडी फॉर्म है, उसको कम करने के लिए इसका सोडियम अमलगम बना लेते हैं। वो लाइन यहाँ लिखी हुई थी क्या, टू मिनिमाइज द रेट ऑफ रिएक्शन। एल्कली मेटल्स को अमलगम बना लिया, सोडियम अमलगम, ठीक है। ये किस लिए किया गया? रिएक्शन का रेट, एक्सप्लोजन रोकने के लिए, रिएक्टिविटी डिक्रीज करने के लिए, एक्सप्लोजन रोकने के लिए। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं जी। सोडियम अकेला डालना तो रिस्की है, सोडियम तो कभी डालना भी मत लेबोरेटरी में जाकर। कई कई बार तो मैंने अपने लाइव देखा हुआ है, वो जो बीकर वीकर है और सीधे टूट जाते हैं आग लगने से, एकदम ब्लास्ट होता है। मतलब लाइव देखा हुआ है मैंने बच्चों के हाथ में ना, उस क्या करते हैं, सोडियम मजे लेने के चक्कर में डाल देते हैं सीधा पानी के अंदर और इमीडिएटली ब्लास्ट, इतना रिएक्टिव है। तो इसलिए सोडियम अमलगम डालो, मिक्स करके एलॉय तो बन गया, सोडियम अमलगम डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, और रिएक्शन का रेट कमजोर हो जाएगा। अच्छा तुम पूछ भी इसीलिए रहे होगे ना कि सोडियम तुम डाल नहीं सकते, सोडियम अमलगम डाल सकते हैं। एग्जैक्टली डाल सकते हो, एक तो वो सिंक कर जाएगा ना, हैवी होने की वजह से पानी में नीचे बैठ जाएगा वो। जब पानी में नीचे बैठेगा तो फिर धीरे धीरे करके हाइड्रोजन निकलेगी। सोडियम अमलगम हैवी होने की वजह से सिंक कर जाएगा। ठीक है जी। अब जो ये लाइन है ना, इसको आगे जाकर मैं मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग कल भी आपको बताया था कि जब आपको इकोनॉमिकल मतलब सस्ता पड़े ऐसा कोई प्रोसेस चलाना हो तो उसको आप मैन्युफैक्चरिंग, केमिस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, हाई लेवल पे प्रोडक्शन करना हो। ठीक है जी। तो ये 3Fe4H2 इसको लेन प्रोसेस भी बोलेंगे आगे जाकर, लेन प्रोसेस। और इसको पढ़ने की अब नीड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पीछे क्या बताया कि यहां एक्सप्लोजिव है रिएक्शन, और रिएक्शन एक्सप्लोजिव एक्सोथर्मिक है, और ये लिखा हुआ है रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक सो हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड कैच फायर। ये काम की बातें अब कम से कम एग्जाम के लिए तो बेकार हो गई हैं सारी।
जो हम नीट के एग्जाम के लिए बैठने जा रहे हैं। तो एक बार नजर मार लें कर क्या रहे हो। मैंने कहा जी मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ हाइड्रोजन लाइटेस्ट प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर है। फिर मैंने फर्स्ट सेवन थे कार्बन से सिमिलरिटी बताई। उसको सिमिलरिटी को बताने के बाद आपको बताया है कि कहीं ना कहीं इसको बनाने का तरीका वोटर है। वोटर के साथ हाईली रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल, मतलब जिनके ई नोट है तो नेगेटिव ही रिएक्ट करवा रहे हैं। ये NaK है, NaKCa है, ये जिंक MgAl है, क्लियर। और उसके बाद FeNi टिन है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने बताया कि जो सोडियम है उसकी पानी से रिएक्शन बड़ी फास्ट है, तो उसकी रिएक्शन घटाने के लिए उसका मरकरी बना दिया गया है, सोडियम अमलगम। और फिर हॉट वाटर से इस रिएक्शन को थोड़ी देर में लेन प्रोसेस बोलेगा। और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हाइड्रोजन जो निकल रही है वो फ्लेमेबल है। The reaction is exothermic, so hydrogen produced catches fire. The fire so produced can't be extinguished by CO2 as it gets reduced by hot metal hydride. तो ये सब फालतू की बातें हो गई हैं। अब इसको सुनो, तुम्हारा वापस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आ गया। और जब रिवीजन करोगे 2-3 बार तो लगेगा यार ये तो वही पुरानी बातें बोल रहा है। एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, क्योंकि प्योर वाटर का कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करते हम लोग। और अब आप समझदार हो, H+ बनेगा, OH बनेगा, थोड़ी देर में एक कैटायन के थोड़ पे जाकर आयन एनोड पे जाकर। अच्छा मैं तो कल ही बोल रहा था आपसे, याद करो मैंने क्या कहा था आपसे, अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 लेता हूं, अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 लेता हूं तो भाई एक जगह पे हाइड्रोजन है, दूसरी जगह पे ऑक्सीजन बनेगा। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेट लेता हूं तो एक जगह पे हाइड्रोजन, एक जगह पे H2S2O8 बनेगा, है ना। तो कैथोड पे हाइड्रोजन मिल गई, हमारा काम खत्म। क्लियर है। तो वाटर का जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, इधर इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, देखो ना अब इसको पढ़ने की नीड नहीं है आपको, सिंपल हेडिंग लिखो बस इलेक्ट्रोलाइसिस। इसलिए हाइड्रोजन चैप्टर का जो बहुत खतरनाक वाला पार्ट था कल ही डन कर दिया, H2O2 विद हार्ड वाटर। अब तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज है, वर्ड टू वर्ड पढ़ा दूंगा तो आपको रिवीजन आसान हो जाएगा। फिर ये डायग्राम की क्या नीड है, कैथोड एनोड, क्लियर। प्योर हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इससे पता है क्या होगा, बेरियम प्रेसिपिटेट कर जाएगा, तो फिर आपको प्योर हाइड्रोजन मिल जाएगी 99.9% के आसपास। होना पानी है पानी, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो बट किसके साथ कर रहे हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड। उसमें आपने कंडक्शन बढ़ाने के लिए डाला हुआ, एसिडिक की जगह बेसिक ले लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड का। कुछ पता चला हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर कैसे बन रहा है, NaKCa ZnMgAl FeNiSN, वेरी रिएक्टिव, रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव के लिए कोल्ड हॉट स्टीम के साथ रिएक्शन हो रहा है, लेन प्रोसेस में आयरन यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जब तो एसिडिक बेसिक मीडियम। हाँ जी हाँ जी, पहले हम, हाँ हाँ, नहीं नहीं बच्चे पता है क्या होता है, प्योरिटी का इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज रहेंगी। क्योंकि जब आप H2SO4 वगैरह लेते हो ना तो सल्फर ऑलरेडी कंटामिनेटेड रहता है अपने ओर से, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब उसके अंदर अब ये यहाँ इसकी ना USB डाली ये, अब ठीक है। हाँ जी, तो जब आप 16 ग्रुप में चलोगे ना मेरे साथ H2SO4 में, तो वहां सल्फर के साथ बाय डिफॉल्ट आर्सेनिक, एंटीमनी की इंप्योरिटी रहती है। तो याद करना कभी भी एनसीईआरटी खोलना चाहे तो उस एनसीईआरटी के अंदर ना H2SO4 का प्रिपरेशन है कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, तो वहां आपको एक ना आर्सेनिक प्योरीफायर लिखा रहेगा, तो सल्फर के साथ ऑलरेडी ये इंप्योरिटीज रहेंगी, तो हमें वो चांस कम करने हैं। लो जी, हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कलीज, इसमें तो सिंपल सा फंडा लगाना 1330 5082, ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, बस ये तीनों मेटल्स याद रखो। जब भी ये तीनों किसी एल्कली के साथ होंगे NaOH के साथ, तो सोडियम Na2 AlO2, इसको मेटाल्यूमिनेट बोलते हैं,
Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बोलते हैं, Na2SnO3 इसको स्टेनेट, ये मेटाल्यूमिनेट, ये जिंकेट, ये स्टेनेट और ये प्लम्बेट, ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर थे तो +4 है। ये +2 और ये +3 है। इसका नाम मेटाल्यूमिनेट है, इसका जिंकेट है, इसका स्टेनेट है, इसका प्लम्बेट है। कोड 13, 30, 50, 82 है। 13 एटॉमिक नंबर है, 30 एटॉमिक नंबर है, 50 एटॉमिक नंबर है, 82 एटॉमिक नंबर है। पानी से भी बन सकता है हाइड्रोजन, एल्कलीज से भी बन सकता है, मतलब बेस से। क्लियर, बस ये मेटल यूज कर लेना 13, 30, 50, 82। और अगर एसिड से बनाने की कोशिश करोगे फिर वही फंडामेंटल सोडियम, क्लियर, जिंक, जिनके भी ई नोट नेगेटिव हैं, प्लस डाइल्यूट एसिड्स, सामने हाइड्रोजन इवोल्व हो जाएगा। और जिंक से लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं इसको, जिंक, और वो भी कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जिसका सरफेस एरिया बढ़ा हुआ हो, ग्रेनुलेटेड पार्टिकल फॉर्म में होना चाहिए, पीसेस फॉर्म में होना चाहिए। ग्रेनुलेटेड जिंक, ग्रेनुलेटेड जिंक होना चाहिए। और H2SO4 से रिएक्शन कराओ तो इट शुड बी डाइल्यूट। उसकी भी कंडीशंस हैं। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं भी क्यों कर रहे हैं, सुनो। पहली बात तो सरफेस एरिया बढ़ा हो गया। अगर कहीं भी आपने इसका सरफेस एरिया कम करके इसको शीट्स के फॉर्म में ले लिया तो पता क्या होएगा, हाइड्रोजन इसी पे स्टक कर जाएगी, चिपक जाएगी हाइड्रोजन, और इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगी जिंक की। और दूसरा, अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए तो भाई साहब ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। जिंक के बारे में शायद आप जानते हो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर तो पक्का पहचान जाओगे। जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है और H2SO4 अच्छा खासा तो नहीं है, लेकिन जिंक के सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन दोनों की रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी और ये अपना SO2 लिबरेट कर देगा। ऑक्सीडेंट मतलब इटसेल्फ रिड्यूसेस। ये थोड़ी सी प्रिकॉशन चलती है इसके अंदर, वापस सुन लो। those metals which have negative electrode potential can react with dilute acids बनेगा, ठीक है। जिंक मैंने ग्रेनुलेटेड फॉर्म में लिया, क्यों लिया, एक तो सरफेस एरिया ज्यादा है, अगर ना लूं तो हाइड्रोजन जो निकलेगी ना वही उस पर स्टक कर जाएगी, चिपक जाएगी, तो इससे उस जिंक की रिएक्टिविटी कम, तो धीरे धीरे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब H2SO4 शुड बी डाइल्यूट, व्हाई नॉट द कॉन्सेंट्रेट। अगर कॉन्सेंट्रेट ले लिया तो इनमें रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वो हम चाहते नहीं। और आपको पता है ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इसके अंदर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि हमें यहां अगर दे दिया तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और H2SO4 का सल्फेट एज सच है, ये सल्फेट एज सच है, नो चेंज एट ऑल। लो जी, ये सारा का सारा यही बात कर रखी है, क्यों नहीं कर रही सब यहां लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में लेन प्रोसेस अभी बताया था, अगर आपको तो Fe वाटर मतलब किस फॉर्म में, स्टीम, ये 3, ये 4, ये Fe3O4 और यहां आपके पास ये हाइड्रोजन, इट इज नोन एज अ लेन प्रोसेस। ये लेन प्रोसेस, काम की बातें उठा लिया करो बस, कुछ नहीं है हाइड्रोजन चैप्टर में, जो मैंने आपको बताया था बस उसको। अब जैसे इसको एक पेज पे समराइज करोगे ना तो सारी बातें निकल कर सामने आ जाएंगी। 10 अभी टाइम हुआ है 10:19, क्लियर। तो एक बार मैं आगे चलता हूँ फिर पीछे लौटाऊंगा। अब पता है क्या हुआ बच्चे, जो तुम्हारे पास Fe3O4 है इसको रिसाइकिल करना होगा, तो रिसाइकिल करने के लिए इस पे रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, 4O4CO या फिर 4 हाइड्रोजन, तो ये वापस आपको Fe मिल जाएगा और इसको रिसाइकिल करवा देना इधर। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, तो ये भी कट जाएगा। फिर लेन प्रोसेस से हमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, आपने कहा जी करो। लेन प्रोसेस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के बाद में जो आयरन बेकार हो गया Fe3O4 के फॉर्म में, उसको रिस्टोर करना है, किससे, रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से।
तो पहला वाला प्रोसेस आपकी नजर में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। दूसरा वाला प्रोसेस क्या हुआ, रिडक्शन। आयरन ऑक्सीडाइज रिड्यूस रिसाइकलिंग होती जा रही है। वो हमारा थर्मोडायनामिक का साइक्लिक प्रोसेस हो गया, जहां से चले वहीं वापस आ गए। पहले ऑक्सीडाइज किया फिर रिड्यूस कर दिया। हाँ जी, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम, बोलो। हाँ, हाइड्रोजन H+ से H2। हाँ, तुम्हारे बोलते बोलते मेरे दिमाग में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था, इसलिए मैंने इमीडिएटली जवाब दे दिया। ये H+ H2 में चेंज हो रहा है। इसने अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं पुत्र जी, तो उनको कोई खाने वाला भी तो होना चाहिए। ये डोनर है, इसने लंगर लगा रखा है, तो सामने खाने वाले भी तो होने चाहिए ना। ठीक है, वही सेम हालत यहाँ है। आयरन ने लंगर लगा रखा है, आयरन ऑक्सीडाइज हुए जा रहा है और हाइड्रोजन रिड्यूस हुए जा रही है। ठीक है जी। अब है बाय एक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स। तो पहला तो आपका सबसे इजी प्रोसेस हो गया, जिसको आप क्या बोलते हो, वाटर गैस। दूसरा, मान लो CnH2n+2 लिखा है, तो इससे तो कार्बन मोनो बना दोगे, इस बाकी सारी से क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन। और रिएक्शन किससे करवानी है, स्टीम के साथ। इसको रट्टे मत मारना, समझना। या तो कोल ही ले लो, रेड हॉट कोक, प्लस क्या ले लो, स्टीम। और सारे बच्चे समझदार हैं, कार्बन मोनो प्लस हाइड्रोजन, कलेक्टिवली इसको वाटर गैस। और मुझे तो याद भी आ रहा है कि इन दिनों में हमारी नीट में क्वेश्चन भी आ रखा है, इसी को हम क्या बोलते थे, सिन गैस। इस बार भी तुम्हें पक्का मुझे तो लगता है माफी मिलेगी मिलेगी, जैसे 2020 का पेपर आया वैसे 2021 का आएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान बनाए रखो, जो तुम्हारे कम से कम 4-5 क्वेश्चन खराब कर सकते हैं। अच्छे वाले क्वेश्चन तुम उठा सकोगे, मेरे को गारंटी है, जब तक हमारा एग्जाम होएगा। थोड़े निकम्मे वाले क्वेश्चन भी उठाने की आदत डालो। आइसोटोप पूछ रहा है, आइसो बार पूछ रहा है, आइसो डायफर पूछ रहा है, क्लियर ना। इस रिएक्शन की बैलेंसिंग पूछ रहा है, वाटर गैस का फॉर्मूला पूछ रहा है। ऐसे निकम्मे क्वेश्चन भी याद रखो, जो जिसके नंबर काटेंगे लेकिन आपको नंबर मिलेंगे। तो इससे कार्बन और स्टीम का O CO बन गया, बाकी सारा मिलजुल के क्या बन गया, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये रेड हॉट कोक है, ये तो लिखा था बाय रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक। तो कोल का गैस फॉर्म में कन्वर्जन हुआ, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, कोल गैसिफिकेशन। किसी भी लाइन को जब लिखा जाता है ना केमिस्ट्री के अंदर, तो उस वर्ड्स जो कितने 2 वर्ड्स के अंदर सारी बात समझा दी। कोल का गैस फॉर्म में कन्वर्जन, कोल गैसिफिकेशन। कोल का गैस फॉर्म में कन्वर्जन, कोल गैसिफिकेशन। अगर आप लिटरली बात को समझ गए तो कोल गैसिफिकेशन। अब जब आपके पास वाटर गैस बनी, उसमें से मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बेकार लग रही है, मुझे नहीं चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर ना। ये जो वाटर गैस बनी ना, उसमें से मुझे इस कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाने का तरीका क्या है, भाई ऑक्सीडाइज कर दो। तो अगर आप लाइनें सुनने में इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपको ये बता सकता हूं, ध्यान से सुनो और समझो। देखो, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैन बी इंक्रीज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सिन गैस मिक्सचर विद स्टीम, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ एक तो 400-500 डिग्री सेंटीग्रेड है और ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है Fe2O3 Cr2O3। अगर किसी को यहाँ पर ये वो कार्बन मोनो, ये स्टीम, कार्बन मोनो को तोड़ना कोई आसान थोड़ी है बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड है, इतना जल्दी नहीं इसका ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होएगा। तो इसीलिए इसको हमने स्टीम दिया, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, अच्छे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए, तो जाकर ये बदला CO2। अब CO2 को पेप्सी में बदलना आसान है, कार्बन मोनोऑक्साइड को तो बदलना आसान नहीं है। CO2 तो इजीली घुल जाती है ना पानी के अंदर।
लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली नहीं घुलेगी, हाँ ब्लड में जरूर घुल जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ ये बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, हाइड्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। इसको पता है क्या बोलते हैं, पानी की हेल्प से गैस को शिफ्ट कर दिया गया है, वाटर गैस शिफ्टिंग। वाटर गैस, तो पूरी वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें से सीओ को शिफ्ट कर दिया गया है। वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर गैस शिफ्टिंग। हाइड्रोजन की क्वांटिटी को एनहांस करना है, वाटर गैस शिफ्टिंग। और कोल को गैस में बदलना है, कोल गैसिफिकेशन। हर वर्ड का मतलब है। किसी को वापस समझना ये पेज भाई? सो गए लगता है। वापस बोलना, कार्बन प्लस स्टीम इज इक्वल टू, ये पूछ रहे हो? वाटर गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन को बोला है। तो इस पूरी रिएक्शन के अंदर में स्टीम डाल दी ना, इस पूरी में स्टीम डाल दी। हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, कोई लोन पेयर वोन पेयर भी नहीं है, तो कार्बन मोनो पहले अफेक्ट होएगा स्टीम से और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो वाटर गैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड शिफ्ट, वाटर गैस शिफ्ट, वाटर गैस शिफ्टिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकालकर हाइड्रोजन को एनहांस करना। ठीक है जी। अब ये फालतू की बकवास है, इसको मत देखना। फाइनल फॉर्म में भी सोचना ही मत कि मैं कैसे कैसे इसके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड को और निकाल सकता हूं। मैंने कहा एक तरीका बहुत है कार्बन मोनोऑक्साइड को निकालने का, इनफ है। लो जी, प्रॉपर्टीज शुरू हो गई हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत खतरनाक है, 436 किलो जूल पर मोल होनी भी चाहिए। बेचारे छोटे छोटे हैं, पप्पू एटम है ये, वेरी वेरी स्मॉल, और इतने छोटे छोटे हैं, इतने पप्पू टाइप के स्मॉल एटम्स हैं कि इनकी बीडी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इवन ये पता है क्या लिख रहा है, अगर आप इसको 2000 केल्विन पे लेते हो और अगर आप इसको 5000 केल्विन पे लेते हो, अगर 2000 केल्विन पे लेते हो तो ये 0.081% एटम्स में बदलेगा। जबकि अगर आप 2000 की जगह 5000 केल्विन पे ले लो तो 95.5%। ये एविडेंस है। तो क्या मैं डेटा याद रखूं? मेरी तरफ से ना है, ये सिर्फ एविडेंस दिया उसने। बस बीडीई हाई क्यों है? क्योंकि इसका उसका साइज स्मॉल है। इनफ 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 इनफ। सब कुछ के रट्टे थोड़ी मारने बैठोगे, और सब कुछ के रट्टे मारे भी नहीं जाएंगे भाई, इतनी प्रैक्टिकल बात थोड़ी है ये। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके, मोलिकुलर फॉर्म में, सभी फॉर्म में रिएक्शन कर सकता है और सभी फॉर्म में रिड्यूसिंग एजेंट। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी। ऑक्सीजन से वाटर बना लेगा। चलो वैसे जनरल में पूछ ले कोई, ये तो 8वीं 7वीं की बात है। व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, आपका आंसर क्या रहेगा? विल बी फ्रॉम वाटर। कोई पूछ ले एल्काइन पे डबल, एल्काइन के ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट करना है, आपने कहा हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजनेशन। ये तो कॉमन बातें आ गई अब, जिस पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो और सीख जाओगे कि सिन एडिशन है। ये लो जी, अब इस सुदर्शन चक्र को देखना भाई, ये देखो। अब इसको इसको जनरली मैं ऐसे सिखाता हूँ, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवानी है, हाइड्रोजन के साथ आपको छोड़ दो, हीलियम छोड़ दो, लिथियम के साथ LiH, उसका अगला बेरिलियम BeH2, बेरिलियम बेरिलियम नहीं दिया मेरी तरफ से, BeH2। अगला बोरोन विद हाइड्रोजन BH3 B2S6, पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर 13 में पढ़ेंगे, डाइबोरेन। अगला नाइट्रोजन अमोनिया N2 3H2 अमोनिया। अगला ऑक्सीजन
पानी, वाटर। अगला फ्लोरीन HF, अगला नियोन, नो रिएक्शन। नेक्स्ट सोडियम NaH। सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ये तीन रिएक्शन कितनी कॉमन होगी देखो, फ्लोरीन HF, क्लोरीन HCl, ब्रोमीन HBr। एक झटके में तीन हो गई, ये भी हो गई, एक झटके में चार पांच हो गई। अब वापस सीख हो गया, क्लियर होगी बात। व्हेन हेलोजेंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन, HF, HCl, HBr, HI। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हाइड्राइड्स, कैल्शियम हाइड्राइड्स। इसका नाम भी शायद पता हो आप लोगों को, इसको हाइड्रोलिथ बोलते हैं। क्यों जी? नाइट्रोजन के साथ अमोनिया। तो अगर इस सुदर्शन चक्र को याद रखना है, फ्लो डायग्राम को याद रखना है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूं पीरियोडिक टेबल पे नजर मारो, हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन छोड़ दो, हीलियम छोड़ दो, लिथियम LiH, बेरिलियम BeH2, बोरोन डाइबोरेन, नाइट्रोजन अमोनिया, ऑक्सीजन वाटर, फ्लोरीन HF, नियोन छोड़ दो, सोडियम NaH, मैग्नीशियम MgH2, क्लियर, एल्यूमिनियम AlH3, सिलिकॉन SiH4 सिलेन, उसका अगला फॉस्फोरस फॉस्फीन, उसका अगला सल्फर H2S, उसका अगला क्लोरीन HCl, ऐसे करके याद हो जाएगा। बोलो भाई, फिर सो गए लगता है। वेरी गुड। ये जब हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो HCl बनेगा, सोडियम से तो NaH बनेगा। ऊपर लिखा नहीं था जानबूझ के नीचे, मैंने इसीलिए कॉमन सेंस बनाने की कोशिश की थी कि आप मेरी बात को एग्जैक्टली पकड़ो कि मैं चाहता क्या हूं। मैं तीसरी बार फिर बोल सकता हूं कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के नाम ले लो सीक्वेंस में और हाइड्रोजन के साथ उनके कंपाउंड्स बनाते चले जाओ। CuO अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भाई इटसेल्फ रिड्यूस हो गया, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। डन है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर अभी पीछे थोड़ी देर पहले देखा था हमने, अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये देखो, फ्यूल सेल भी तो देखा हुआ है, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फ्यूल सेल ही तो है, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। मैं कई बार इसको पढ़ाना चूक जाता हूं, इस बार तो मैंने इंटेंशनली पढ़ाया क्योंकि मुझे यहाँ रेफरेंस मिल गया। 11वीं वाले पूछने आते हैं, मैं उनको रेफरेंस नहीं दे पाता फ्यूल सेल का, आपको तो दे पा रहा हूँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कलेक्टिवली, आपने थर्मो भी पढ़ा हुआ है, मेरे पास रेफरेंस बहुत सारे हैं आपके साथ, तो इसलिए मैंने इंटेंशनली पढ़ाया कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन टॉर्च आर फाइंड यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पजेज, क्योंकि आपको पता है इससे खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही है, 285.9 किलो जूल पर मोल। 2 ग्राम और 32 ग्राम लेने से इतनी एनर्जी निकल रही है। अब मान लो आप इसको किलोज में ले लो, फिर तो खतरनाक एनर्जी रिलीज होएगी, तो वो ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च हो गया। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की टेबल करवा देता हूं, और बड़ी इंटरेस्टिंग टेबल है, सुनो भाई। ये एक बार पेपर में आ चुका है नीट में, और वही उनसे गलती हो गई थी। क्लियर ना? ऑप्शन में भी गलती कर दी थी उन्होंने, नीट वालों ने। सुनो, रिलेटिव अबंडेंस में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, बाकी सब मामलों में याद करना, देखो कितना आसान है, याद करना कितना आसान है, याद करना कितना आसान है, कहानी खत्म। तो आपको एक बात सिखाई थी थर्मो में, याद आ रही है कुछ, कि जो कम हो वो याद किया करो। 95% केस में टी डी से डी एच से ज्यादा है। अब चाहे आपको प्रॉपर्टी याद हो ना हो, एटॉमिक मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, अगर याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो और अच्छी बात। बस दो चीजें याद रखो, अबंडेंस में हाइड्रोजन ज्यादा है और बॉन्ड डिस्टेंस में दोनों बराबर है। ये दोनों बातें याद रखो, बाकी में बोलो टी डी से ज्यादा है और डी एच से ज्यादा है, आसान हो जाएगा आपके लिए। आइसोटोप, आइसोटोप तो जानते हो कि उसको भी नहीं जानते हो? जिसका मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, इज इट? ओए विभू, हाँ 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 हाँ, इसका मतलब मेरे को, हाँ सेम एलिमेंट, क्लियर ना? नहीं बोला सही मैंने जानबूझकर, अगर मैंने आइसोटोप की डेफिनेशन बोली है तो पक्का जानबूझ के इंटेंशनली गलत बोली है, ये देखने के लिए कितनी जनता सो रखी है और कितनी जनता जाग रखी है।
एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है और सेम एलिमेंट है, लेकिन इसके पीछे की सारी इंफॉर्मेशन जो उसने दी थी ना, सब पे क्रॉस मार दो, सिर्फ इसको देखो और इस पे भी क्रॉस मार दो मेरी इंफॉर्मेशन देने के बाद। मैंने इसको 2500 बार पढ़ लिया, आपको मैं एक बार में 25 के बराबर कर रहा हूं कि रिलेटिव अबंडेंस में एच डी से डी टी से ज्यादा है और वैसे भी रेडियोएक्टिव है ये वाला 1H3, और एक जगह पे बॉन्ड लेंथ बस, बाकी सब जगहों में टी डी से और डी एच से ज्यादा है। ये क्लियर रहेगी टेबल। अब आपको कोई प्रॉपर्टी याद है कि नहीं है, लेकिन आपको पेपर के अंदर हमेशा टी को डी से, डी को एच से ज्यादा लिख कर आना है। प्रॉपर्टी याद भी मत करो, चाहे आप बोलो कुछ भी पूछ लेना, हमें पता है अबंडेंस के अलावा और बॉन्ड डिस्टेंस के अलावा बाकी सब में टी डी से डी एच से ज्यादा है। लो जी, टेरेस्टेरियल हाइड्रोजन कंटेन्स ड्यूटेरियम मोस्टली इन फॉर्म ऑफ एच डी हाई डेफिनेशन। ठीक है जी, वैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है, ये बता दिया मैंने आपको। आइसोटोपिक इफेक्ट क्या है? कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड में से जिस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होएगा, डी। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बस हमें ये देखना है क्या दे रखा है। कहाँ है ये क्वेश्चन? पेपर में हो सकता है, वो छोड़ो ना, मतलब परसेंटेज तो बिल्कुल भूल जाओ, ये है तो उसको, हाँ बस एच डी है। और इसलिए ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है? हमारे असाइनमेंट में ऐसा क्वेश्चन है, मेरी नजर नहीं की कभी, नहीं, नो नीड। टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन है बच्चे, कहाँ इतने या डेटा पे कहाँ, वैसे भी तुम लोग तो एक्सपीरियंस हो यार, मैं तो एक्सपीरियंस बन जाओ। हाइड्रोजन चैप्टर को भी खोल लेना मेरे पढ़ाने के बाद, और फिर देखना कितने डेटा तुम्हें पूछ रहा है वो। ना के पूछता है, ना के बी पूछता है, ना के डब्ल्यू पूछता है, ना के एच पूछता है, ना तुमसे कोई इस बारे में पूछ रहा होता है कि बीपीएमपी क्या है। इवन एटॉमिक मास भी नहीं पूछता, एटॉमिक नंबर भी नहीं पूछता, डेटा नहीं पूछता कभी भी यार, वो वैसे भी फिजिबल है ही नहीं। तो आइसोटोपिक इफेक्ट पता है क्या हुआ? कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड का बॉन्ड ब्रेक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से डिफिकल्ट है, और इसका फायदा उठाएंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जाकर। इसको बोलते हो आइसोटोपिक, आइसोटोप का इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट। क्यों जी? कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। अब मेरे साथ आकर थोड़ा सा हाइड्राइड सीख लो, मैं मान के चलता हूं ये मेरे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, हाइड्राइड्स, और तुम इसको इमीडिएटली कमांड भी कर लोगे, आयोनिक। अब सोचो, आयनिक हाइड्राइड बोलेगा तो क्या क्या बोलेगा, जो तुमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा हुआ है। 11वीं के बच्चे भी यहाँ सुपर कंफर्ट जोन में होते हैं। दीज आर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक, तुमने तो फजांस भी पढ़ा हुआ है, उसमें से बस बेरिलियम छोड़ देना, लिथियम को थोड़ा बहुत छोड़ देना, क्लियर ना? कारण पता है, फजांस के अकॉर्डिंगली इनके साइज छोटे होने की वजह से ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम। लिथियम मैग्नीशियम तो डायगोनल में, ये भी लिखा जा सकता है, क्लियर? तो ये वाली लाइन खत्म कर दी हमने। आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, लो जी, ये क्रिस्टलाइन है, जैसा एज यूजुअल आपको अगर अपनी केमिकल बॉन्डिंग खोलोगे तो वहां दिख जाएगा, हाई एमपीबीपी है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इन सॉलिड स्टेट बट फ्यूज्ड और सोल्यूबल फॉर्म में, ये भाई साहब बस कंडक्टर है, समझ गए ना? चलो जी, तो ये सब बातें यहां लिखी हुई हैं, ये सब, और इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ये जो फर्स्ट वाले और ये जितने हैं ना, ये जब एस ब्लॉक एलिमेंट, इनकी डेंसिटी कमी होती है, हल्के हल्के हैं ये, तो इनकी डेंसिटी आयनिक जो हाइड्राइड बने उनके बीच तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया ना बच्चे, जो आयनिक हाइड्राइड बने उनके बीच तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई एमपीबीपी आ गए ना, तो इनकी डेंसिटी जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है उनसे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बोलो,
हाँ हाँ। नहीं, बात ऐसे है ना बच्चे, मेरी बात सुनना ध्यान से। जब मैं LiH को कंपेयर करने लगता हूं ना NaH के साथ, इसको हमेशा इस रूल से चलना, LiH NaH, क्लियर, RBH, तो ना कंपेरेटिवली ये कोवलेंट है, ये आयनिक है। जब आप मैग्नीशियम का नाम लिख रहे हो ना बच्चे, मैग्नीशियम का, तो आपका फुल राइट बनता है कि आप लिथियम का नाम भी लिखो ही लिखो, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशन अच्छा खासा है। अब इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप शेयर कर सकते हो। हाँ, सेलाइन जो आयनिक है ना, जब मैं तो चैलेंज के साथ इसलिए इसलिए बोल रहा हूं कि जब मैग्नीशियम बना रहा है, व्हाई नॉट द लिथियम, क्योंकि लिथियम एंड मैग्नीशियम बोथ हैव द डायगोनल रिलेशन, क्लियर। और वैसे भी अगर मैं आपसे पूछूं LiH NaH LiCl NaCl, इस पूरे में कौन कोवलेंट, आपका आंसर LiH। इस पूरे में कौन कोवलेंट, आपका आंसर LiH, LiCl सॉरी। क्यों ईशान? क्या दिया हुआ है? H2S? नहीं मैं समझा नहीं, H2S क्या? ये तो कोवलेंट है। देख नीचे वाला लाइन क्या है, सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन द लाइटर, क्लियर है, मेटल हाइड्राइड सच एज LiH भी, देखा ना अभी, ये देखो ये आ गया। मुझे बोलने की नीड नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ नीचे इसने खुद ही एविडेंस दे दिया, कोवलेंट है LiH। मैं तो यार कह रहा हूं ना कि अगर तुम्हारा मैग्नीशियम है तो लिथियम तो पक्का होएगा। सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन द लाइटर मेटल हाइड्राइड LiH BeH2 MgH2। इवन ये तो इतने ज्यादा कोवलेंट हो गए और कोवलेंट बनकर पॉलीमेरिक बन गए। और आपको पता है NaCl का पॉलीमर नहीं बनता, इथीन का पॉलीथीन बनता है। तो पॉलीमर बनाने का नेचर भी किनका कैरेक्टर है, कोवलेंट वालों का। ईशान कंफ्यूजन खत्म है? चलो जी, लिथियम हाइड्राइड इज रादर अनरिएक्टिव एट मॉडरेट, वो सेम हमारी वाली बातें बोलना शुरू कर गया। देयरफॉर यूज इन द सिंथेसिस ऑफ अदर यूजफुल मेटल हाइड्राइड्स, जिसकी काम की बात है नहीं, हाइड्राइड की बात थी। कोवलेंट हाइड्राइड के बारे में लिखना शुरू कर रहा हूं। अब मैक्सिमम पी ब्लॉक इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, मेटल प्लस हाइड्रोजन। हाँ जी, कोवलेंट है इसलिए पॉलीमेरिक है। पॉलीमेरिक तो बाय डिफॉल्ट कोवलेंट हो ही गई, इथीन पॉलीथीन नायलॉन 2 6 8 10 जितने भी हैं ये सब हैं क्या, दिस ऑल आर द कोवलेंट कंपाउंड्स, बट जाइंट है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर है। हाँ जी, दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ पी ब्लॉक, डन है। बेरिलियम मैग्नीशियम चला गया पीछे, इसमें आ जाएगा उधर से आकर, ठीक है जी। डिस्क्रीट कोवलेंट वो तो होना ही था, डिस्क्रीट अलग अलग। लो एमपीबीपी, जिन बच्चों को कोवलेंट कंपाउंड्स पिछले वाले याद हैं उनको ये बात याद हो जाएगी। कंडक्टर ये बिल्कुल नहीं है, इसमें भी ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का पहला सीरीज बना, जैसे आपका B2H3 वगैरह है। फिर इलेक्ट्रॉन रिच का बना, जैसे अमोनिया टाइप से हैं कुछ, पानी टाइप से हैं कुछ, लुइस बेस, लुइस एसिड। फिर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बना, जैसे मीथेन टाइप से हैं। लेकिन जब आप इसको पढ़ रहे होगे ना तो फाइनल राउंड में आप कटिंग कर सकते हो, यार ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूं ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन से, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस ड्यू टू लोन पेयर है, और जिनके पास एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस टाइप के कोवलेंट कंपाउंड बन जाने। ये लो बेटा। हाँ जी, ये लास्ट एंड फाइनल मेटेलिक। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल्स ही चलेंगे, फिर वाटर और आइस का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है।
फिर वाटर के बारे में ये सारा डिस्कशन, और मैक्सिमम कवरेज क्या 100% चैप्टर की कवरेज मिल जाएगी आपको ना। लो जी, अब मैं तीसरे नंबर पे आ रहा हूं, मेटेलिक हाइड्राइड्स। इसमें होएगा क्या, हाइड्रोजन विद डी ब्लॉक, हाइड्रोजन विद डी ब्लॉक। उसमें भी कहां पे, उनकी खाली जगहों में, जो आपके पास इंटरस्टिशियल स्पेस पड़ा होता है ना बच्चे, ये वाला। इस वजह से पता है क्या कंपाउंड बन जाएंगे ये, इनका जनरल फॉर्मूले नहीं बन पाएंगे, नॉन स्टोक्योमेट्रिक रह जाएंगे ये, नो जनरल फॉर्मूला। एस ब्लॉक वालों ने वैलेंसी दिखाई, पी ब्लॉक वालों ने वैलेंसी दिखाई B2H6 करके, BeH2 करके, लेकिन मेटेलिक वाले, डी ब्लॉक वाले जनरल फॉर्मूला नहीं बना पाते, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक। चेक करना चाहते हो तो मैं हाईलाइट करता हूं, ये लो, समझ गए ना क्या कह रहा हूं। एल ए, इसकी वैलेंसी 3 थी, तो 3 नहीं, यहां पे यहां 2.87 है। ये क्या बता रहा है कि ये फॉर्मूले को फॉलो करते हुए नहीं बन रखे, ये फॉर्मूले को फॉलो करते नहीं बन रखे। और एक बड़ी खतरनाक बात है ये वाली, जो ग्रुप नंबर 7 है, ग्रुप नंबर 8 है, ग्रुप नंबर 9 है, ये हाइड्राइड नहीं बना रहे, इसीलिए इसके लिए एक फेमस क्वेश्चन पेपर में चलने लग गया, हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप पे मैंने कोड बना दिया 789, और ये बच्चों जब जब रिवीजन करें इसको गलती से भी मिस नहीं करें। हाइड्राइड गैप, वहां हाइड्राइड्स नहीं बनते। और 6 नंबर ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम, यहां पे हाइड्राइड का फॉर्मेशन। इन ग्रुप 6 ओनली क्रोमियम फॉर्म्स हाइड्राइड। वैसे तो 687 लिख सकते हो, 6789 लिख सकते हो, लेकिन 789 वाले तो बनाते ही नहीं है। और एक बात आपको सरफेस केमिस्ट्री से शायद याद हो, कौन सी वाली, पीटीपीटी निकल बल्क अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब करते हैं, क्लियर है। इसलिए उनको स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आपके दिमाग में फाइनल हाइड्राइड्स का एक रिवीजन आ रहा है, हाइड्राइड्स फर्स्ट आर आयोनिक सेलाइन, मोस्ट ऑफ एस ब्लॉक विद हाइड्रोजन except beryllium, lithium, magnesium. These have crystalline structure, high MPBP, non-conductor in solid state but conductor in the fused or insoluble state. इनका डेंसिटी एस ब्लॉक से ज्यादा ही होगा। कोवलेंट, मोस्ट ऑफ पी ब्लॉक इंक्लूडेड बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम, लो एमपीबीपी है, ये कंडक्टर नहीं है। 3 कैटेगरीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, रिच जिनके पास लोन पेयर है, प्रिसाइज जिनके पास नीदर लोन पेयर नॉर एम्प्टी ऑर्बिटल है। फिर बन गए मेटेलिक, फिर बन गए आपके पास मेटेलिक, फिर आपके पास बन गए मेटेलिक। मेटेलिक में कौन इन्वॉल्व होएगा, डी ब्लॉक। इसमें 789 में हाइड्राइड गैप है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और यहां जो मिस हो रही उसको भी सुन लो, जो आपके पास अब सुनो बच्चे ध्यान से, मेटल के इस जगह पे हाइड्रोजन आने की वजह से ये डिफॉर्म हो गए, तो इनकी डेंसिटी पता है क्या हो गई है, कम हो गई है। वहां जो बना था ना एस ब्लॉक वाला, उस हाइड्राइड की डेंसिटी बढ़ गई, जबकि यहां इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। लो भी अब वाटर के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली बात sp3 है, दूसरी बात पोलर है, तीसरी बात बेंट है, क्लियर, यूनिवर्सल सोलवेंट है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से sp3 है, पोलर है, sp3 है, पोलर है, बेंट है,
हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दैट्स वाई यूनिवर्सल सोलवेंट है। अब इसको पढ़ने की नीड नहीं है। sp3 पोलर बेंट हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझ गए इस बात को क्या? फिर जनता गायब हो गई लगता है। थक गए क्या? 5 मिनट की क्लास बची हुई है बच्चे, ओनली 5 मिनट्स। स्ट्रक्चर ऑफ आइस मेरी तरफ से सीख लो, फिर इसको काट देना। चैप्टर उतना लंबा होता नहीं जितनी बुक्स में लिख देते हैं लोग, उससे छोटा ही चैप्टर होएगा। ये आइस का स्ट्रक्चर बना रहा हूं बच्चे में। लो जी, पहले 4 बना देना, फिर 3 बना देना, फिर 2 बना देना, फिर 1 बना देना, और इसमें किसी एक पर्टिकुलर को हाईलाइट कर लेना। अब इस हाईलाइटेड को अलग से देखना शुरू करो। इस भाई ने दो तो ऑक्सीजन को देखो, आप ऑक्सीजन को, इसने पूरा वाटर चेक करो। चलो पहले ए, कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं, आपको जो दिखे बस उतना बोल दो। 4। ठीक है जी, तो एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, तभी तो 18 मोलिकुलर वेट वाले का बीपी 100 डिग्री है बच्चे। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। और ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर बने ना बच्चे, ये वाले खाली जगह, डेंस, लड़ाई होगी कहीं पे? ओए मत लड़ो भाई। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो केज लाइक स्ट्रक्चर हो गया बच्चे, इतना खतरनाक वॉल्यूम बढ़ गया कि आइस की जो डेंसिटी है वो क्या हो गई, डाउन चली गई। इसलिए तो आपने सुना होगा ना, आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है सारा मैंने इसमें छाप दिया है। एक वाटर मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 ऑक्सीजन की वजह से बने हुए हैं, और 2 हाइड्रोजन की वजह से बने हुए हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो ना, इसको देख लो, ऊपर नहीं देखा जा रहा। 2 ऑक्सीजन ने बना दिए, 2 हाइड्रोजन ने बना दिए, टोटल कितने बन गए, 4 बन गए। और साथ में ये भी बता दिया कि केज लाइक स्ट्रक्चर होने से वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, डेंसिटी ऑफ आइस क्या हो गई, कम हो गई। दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये लो जी सारी बातें जो मैंने पीछे समझाई हैं आपको, ये भी बात क्लियर हो गई। आइस की डेंसिटी, नॉर्मल पानी से कम होने की वजह से फ्लोट करती है, देखो ये तैर रही है इस पे। लेकिन अब एक सिंपल फिनोमिनन बता रहा है, 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर की तरफ आओगे, 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर की तरफ आओगे तो केज टूटने लगेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे, और आइस का जो स्ट्रक्चर वो कोलैप्स होएगा, आइस का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स करेगा, और आइस का स्ट्रक्चर कोलैप्स करने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो घटेगा और डेंसिटी बढ़ेगी। और मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, दैट इज एग्जैक्ट 1 ग्राम पर सीसी। अदरवाइज इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कमी है, वैसे 0 पॉइंट हम रैंडम में बोल देते हैं 1 ग्राम पर सीसी, 0.997 ग्राम पर सीसी, 0.997 ग्राम पर सीसी। बट 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा होती है 1 ग्राम पर सीसी, और फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर दूर जाने लग जाएंगे ये। तो 4 डिग्री पे कोलैप्स होकर उस केज को भर दिया उसने, खाली जगह को। इन दिनों सर्दियों में ना, वो जो लेक होती है ना उसकी सरफेस पे आइस जम जाती है, तो उसके नीचे का जो लाइफ होती है ना उसको कंफर्ट रहता है, उसको थर्मल इंसुलेशन मिलता रहता है। तो आइस तो 0 पे जम गई, मान लो बाहर 10 डिग्री है, माइनस का 10 डिग्री है, तो अंदर वो 0 के नीचे ही है, तो थर्मल इंसुलेशन देती है उनको, जो सरफेस पे आइस बनती है उसकी वजह से। लो जी, ये तुम्हारा पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया।
सोडियम से रिएक्शन ही तो आसान ही हो गया अब ना, फ्लोरीन से रिएक्शन, ये सारी बातें ना ऑलरेडी हमारी डन है। हाइड्रोलाइसिस देखो, फॉस्फोरिक एसिड बनना, ये हाइड्रोलाइसिस हुआ, नाइट्राइट से अमोनिया बन गया, और ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गए देखो। तो ये वाले पार्ट पे ना उतना मुझे आने की जल्दी भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है अमोनिया वाटर, तो आयनिक इक्विलिब्रियम में ये बेस है, ये एसिड हो गया, ये इधर एसिड हो गया तो ये बेस हो गया, तो एम्फोटेरिक हो गया। ये मेटल है, ये हाइड्रोजन निकला अभी जपनीत ने पूछा था, जीरो किस में बदल गया, +1 में, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन +1 से कहाँ आ गया, जीरो में, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है भाई, तो हमने मैक्सिमम, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गया, तो मैक्सिमम इसके पार्ट हमने डन कर लिए। ठीक है, एक इस पे नजर जरूर मार लो, 1-2 मिनट लगेंगे, फिर मुझे दूसरी क्लास में भी एंट्री करनी है। लो जी, H2O D2O, D2O ज्यादा, D2O ज्यादा, D2O ज्यादा, D2O डाइलेक्ट्रिक अच्छा सोलवेंट नहीं है, हैवी वाटर अच्छा सोलवेंट नहीं है, इस पे स्टार लगा लो। D2O ज्यादा, यहां टूट भी जल्दी नहीं रहा, तो एक स्टार इस पे लग गया। और हमेशा का रूल रखो याद, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कम वाले याद रखो। ठीक है, और एमपी ज्यादा, एंथैल्पी ऑफ रिपल्शन ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा, एवरीथिंग ऑफ द D2 इज ग्रेटर देन वाटर, एवरीथिंग एक्सेप्ट इट इज नॉट गुड सोलवेंट एज वेल एज नॉट द गुड आयोनाइजेशन, मतलब उतना अच्छा ये सोलवेंट नहीं है, नहीं इसका आयोनाइजेशन इजी हो रहा है पानी के कंपैरिजन में। पानी भी तो औखा औखा ही हो रहा था बच्चे, D2 उससे भी औखा हो रहा है। ठीक है जी, इन दो बातों को फोकस करना, बार बार आपसे कह रहा हूं मैं। चलो जी, क्लास खत्म करते हैं अब। इसके क्वेश्चन अब इस थ्योरी को 4 बार रिवाइज कर लोगे ना अगर आधा घंटा लगाकर, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा, बाकी बच्चे कर ही रहे हैं उनको पता ही होएगा।